नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। केरल के त्रिशूर से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ईसाई समुदाय को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि प्रस्तावित FCRA बिल का उद्देश्य केवल अच्छे NGOs की मदद करना है। किरण रिजिजू ने स्पष्ट किया है कि यह बिल सिर्फ उन गैरकानूनी संगठनों को टारगेट करेगा जो भारत के हितों के खिलाफ काम करते हैं और विदेशी फंड का दुरुपयोग करते हैं। उन्होंने कहा है कि ईसाई समुदाय और अच्छे NGOs को इस बिल को लेकर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मंत्री रिजिजू ने एक बार फिर केरल वासियों, विशेषकर ईसाई समुदाय को भरोसा दिलाया है कि वे घबराए नहीं और यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जो भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। इस बयान के बाद राज्य में FCRA बिल को लेकर चर्चा और सावधानी बढ़ गई है। I have given full assurance. The Christian community need not worry at all. I have assured them our proposed FCRA amendment bill will only help and support the good NGO people. It will only target those illegal organizations working against India's interest and those who are illegally funding the money for wrongful purpose. So the good organizations need not worry, especially the Christian organizations. I want to give them full assurance that it will not harm genuine organizations. And yesterday I met all the church leaders, senior leaders in Thiruvananthapuram, and I have assured them now the FCRA bill is put on hold and we are going to discuss more. And I will call our state unit BJP team to Delhi after election. They will meet me, they will meet Home Minister also. So once again I assure the people of Kerala, especially the Christian organizations, don't worry for FCRA bill, because we will target those radicals, those organizations which are working against India's security, India's interests. Only they should worry. Good organizations need not worry at all. Sir, you discuss Christian organizations? Yes. I assured them, they raised their concern, and I have told them that I will meet them again, but nothing to worry, I assured them. Government will continue the bill. Bill is put on hold for now. Sir, Thank you. the FCRA bill is backfire of... It is now put on hold. We will make sure that the concerns of the Christian community are addressed, and we will give commitment that the genuine good people, genuine organizations will be fully protected. Thank you. दिल्ली से मनोरंजन जगत की खबरें आ रही है। लोकप्रिय वेब सीरीज मामला लीगल है, इसके दायरे सीजन को लेकर अभिनेता रवि किशन ने खास प्रतिक्रिया दी है। रवि किशन ने कहा है कि उनकी टीम में युवा लेखक है और दूसरे सीजन को दर्शकों का काफ़ी प्यार मिल रहा है। उन्होंने दर्शकों का धन्यवाद करते हुए कहा है कि जिन्होंने अभी तक यह सीजन नहीं देखा उन्हें इससे ज़रूर दिखना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें दूसरे सीजन की लिखाई बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसमें मनोरंजन करते हुए भी किसी गलत दिशा में नहीं जाया गया। रवि किशन ने विशेष रूप से जिंदा किरदारों और कहानी की तहजीब की तारीफ की और अभिनेता ने बताया कि वह रोज़ दर्शकों से मिलते हैं और बातचीत करते हैं, जिससे उन्हें सीधे प्रतिक्रिया मिलती है और यह उनके लिए बहुत प्रेरणादायक है। And this is completely different. मैं पोशंपा जिन्होंने प्रोड्यूस की नेटफ्लिक्स को दिल से इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँ। नेटफ्लिक्स थॉट अर्लियर नेटफ्लिक्स हैज दैट इमेज की नेटफ्लिक्स डार्क बनाएगा, ये जाएगा अलग वर्ल्ड, डार्क वर्ल्ड में जाता है। नेटफ्लिक्स को पूरे भारत में जाना था और उसके लिए एक ऐसा सब्जेक्ट नेटफ्लिक्स ने चुना। राहुल पांडे जी ने इसको डायरेक्ट किया। यंग राइटर्स हमारी टीम है जो
जुडिशरी की स्ट्रगल, उनकी जद्दोजहद, उनके इमोशन, उनके पारिवारिक लड़ाइयाँ, उनकी खाराखीरी जो है वहाँ पर, वो सारी चीज़ों को टच करते हुए, रियल वर्ल्ड, रियल ट्रू इवेंट को हल्के से छूते हुए आनंद, एंटरटेनमेंट देके नेटफ्लिक्स हैज क्रिएटेड दैट वर्ल्ड एंड विच रियली वी बीन ब्लेस्ड कि हमको पूरे देश से, विश्व के 11 कंट्रीज से वी बीन ग्रेट, हम लोग ट्रेंडिंग रहे। रीरन में आई नेवर सीन ब्लैक लिस्ट, इफ आई रिमेंबर, आई डोंट नो रीरन में कोई शो ट्रेंडिंग में रहा, विच इज रियली अ बिग ब्लेसिंग। ये नेटफ्लिक्स पे हमने हाल में देखा कि ये रीरन में आया और अचानक टॉप 3 तक हो गया था। आई डोंट नो, और भी शायद मैं लास्ट जो देखा था अभी भी ये ट्रेंडिंग में था और ये सीजन आ, तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। एक अच्छी लिखावट, अच्छी सोच, वेल थॉट, well performed by, well directed, well edited by everyone, and Netflix promoted very beautifully. Netflix ने कुछ और भी जाके नहीं किया, हल्के से पेश किया। जुडिशरी वर्ल्ड जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वकील आते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोर्ट कचहरी सबके घर में होता है, 140 करोड़ की आवाम के साथ ये होता है, तो उनको वकील, वकालत, वो शादी ब्याह भी करो तो वकील रहेंगे। वकील हमेशा हमारी गांव में रहें, तो एक छोटी से लेके सिविल कोर्ट हो, बड़े सुप्रीम कोर्ट तक, वकीलों के साथ हम लोगों का रोज़मर्रा का एक रिश्तेदारी रहती है सबकी। उनकी ज़िंदगी में हमने खाली वकीलों को भी ऑलवेज थॉट कि ऑर्डर एंड तारीख पे तारीख ही वकील, एक काला कोट है, लेकिन उस काले कोट के पीछे कितनी स्ट्रगल है। उस काले कोट के पीछे वो जजेस जो जजमेंट चिप करते हैं, उनके कितने ट्रॉमा से वो गुजरते हैं। सो दैट वर्ल्ड, उसको सुंदर लिखाई के साथ उसको जीना, वो हम लोगों को ब्लेसिंग हुई। और आज ये सेकेंड सीजन को लोग इतना पसंद कर रहे हैं, मैं बहुत दिल से सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस शो को दोबारा सेकेंड सीजन को भी आशीर्वाद दे रहे हैं। जब ये इंटरव्यू आया तो आप लोग ऑलरेडी इसको देख रहे होंगे या कुछ लोगों ने बिंज वॉच किया है, तो कृपया जो नहीं देखें इसको देखें। आप अगर इफ़ यू वांट टू रियली रिलैक्स, इफ़ यू लव द फर्स्ट सीजन, यू विल लव सेकेंड में मुझे लिखाई और अच्छी लगी थी। सो आई रियली लव्ड इट एंड वीडी त्यागी को एक पॉपुलर किरदार बना दिया। उसके लिए मैं नेटफ्लिक्स को, पोशंपा फिल्म जो प्रोडक्शन है, राहुल पांडे जी डायरेक्टर हैं, उसका श्रेय मैं उनको बहुत ज़्यादा जाता है इस शो को पसंद करने में। और मेरे सब यंग राइटर्स हैं, दे आर इन 20s, यू नो, ऑल ऑफ देम, जो सिविल कोर्ट्स या सारे कोर्ट्स में जा के रिसर्च करते हैं, इवेंट्स को ढूंढते हैं। इसके पीछे बहुत ब्रेन ब्रशअप हुआ है, बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई है। तो इतनी सेंसिटिव शो को कहीं हम लोग 1 मीटर भी गलत नहीं जा सकते थे। तो बहुत तमीज़ से, तहजीब से, बिगर किसी गलत डायरेक्शन में जाके भी इंटरटेनमेंट क्रिएट करना, ये इसकी सुंदरता है। एंड सर, आपने अपने कैरेक्टर के लिए कैसे प्रिपेयर किया? क्योंकि मैंने आपका देखा है, यू फील सो रियल इन द शो सर। थैंक यू। आपने लापता लेडीज में भी देखा श्याम सुंदर कैरेक्टर को। ये किरदार, ये मेरी जिंदगी में ये सारे लोग जो हैं, मैं इस पार्लियामेंट्री मुझे रोज मिलने भी आते हैं अपनी समस्याओं को लेके। मैं जिंदा किरदारों से बहुत प्रभावित होता हूँ, ऑर्गेनिक रहते हैं। तो मेरी एक्टिंग में भी लोगों को बोरियत ना हो। 750 फिल्म करने के बाद हर भाषा में काम करके, और तो मैं रियल इन लोगों से रोज मिलता हूँ एंड आई टेक इट फ्रॉम देम, आई कीप देम इन माई ब्लैक फ्लॉपी में रखता हूँ। इफ दे आर इंटरेस्टिंग, समस्याएं लेके मैं रोज बातें करता हूँ लोगों से। मैं फ्लाइट में हूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ, पार्लियामेंट में हूँ। आई एम वेरी क्यूरियस मैन, आई वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू, आई वांट टू नो। और उसमें कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं और वो छू लेती हैं। मैं तो मेरे शरीर में 600-700 लोग हमेशा रहते हैं, नए नए किरदार, और वो लोग बहुत चिल्लाते हैं, बहुत खिलबिलाते हैं कि हम लोग कब बाहर आएंगे। सो आई हैव लॉट ऑफ पीपल इनसाइड मी बिकॉज लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जिंदगी से एक्टर बना हूँ मैं, लाइफ से, अपनी जिंदगी की स्ट्रगल से। 34 साल बाद अब मुझे जो एक कलाकार के रूप में अवार्ड्स मिल रहे हैं बेस्ट एक्टर के सब जगह, वो लेकिन इसके पीछे बहुत स्ट्रगल है। बागडोगरा पश्चिम बंगाल से एक राजनीतिक बयान सामने आया है। स्थिति प्रमाणिक ने कहा है कि
प्रधानमंत्री ने बंगाल दौरे से लोगों में नई ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री का कुछ बिहार और उत्तर बंगाल का दौरा विशेष महत्व रखता है और जनता परिवर्तन की इच्छा रखती है। निशिंत प्रामाणिक ने आरोप लगाया कि जो व्यक्ति पिछले 5 सालों से लगातार ममता बनर्जी के साथ मंच साझा करता रहा, वही व्यक्ति किसी घटना में शामिल हुआ तो ममता बनर्जी ने कहा कि वह AIMIM का है। और प्रामाणिक ने कहा है कि जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि इस घटना में विकास किसका हाथ है और लेकिन यह व्यक्ति ममता बनर्जी का बेहद घनिष्ठ माना जाता है। इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बहस फिर गर्मा गई है और सभी दलों की नज़रें जांच रिपोर्ट पर टिकी है। कितना लाभजनक होगा आपका ये विधानसभा इलेक्शन? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जब बंगाल पे आए हैं तब तक बंगाल की लोगों को एक नई ऊर्जा और जोश मिला है और पहली चरण चुनाव की मुझे लगता है कि इसके बिल्कुल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का कुछ बिहार में और नॉर्थ बंगाल में आना ये एक विशेष मायने रखते हैं, क्योंकि लोग भी उत्सुक है माननीय प्रधानमंत्री जी क्या वार्ता देते हैं वो सुनने के लिए, और उसके साथ साथ लोग उत्साह से भी परिपूर्ण हैं क्योंकि 26 में लोग चाहते हैं एक नए सवेरा, एक नए परिवर्तन, एक नए सूर्योदय, और माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन पे ही वो संभव है। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का उनका जो संबोधन है वो सुनने के लिए लोग बेताब है और लोग बहुत ही उत्साहित है। मालदा में जो इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे ममता बनर्जी एलिगेशन कर रही है कि ये प्लान्ड एक्ट है और AIMIM बीजेपी कांग्रेस से मिली भगत है, और बीजेपी जो एक फोटो पोस्ट किया है तृणमूल के साथ उसका रिलेशन था वो क्या बोला जा रहा है। देखिए, काफी हम लोगों ने मीडिया पे भी, पेपर कटिंग्स पे भी और पुराना चित्र अगर देखा जाए उसमें काफी मंच पे ये जो दुष्कृति है, ये जो कल्प्रिट है, ये पूरा मुर्शिदाबाद घटना का ये ममता दीदी के पास ही नजर आए। यानी ममता दीदी का खास व्यक्ति है। ममता दीदी इस खास व्यक्ति से ये घटना जब हो जाते हैं तब ममता दीदी कहती है ये MIM का है। ये कैसा बात हुआ, ये कैसा दोगला राजनीति है। जो व्यक्ति को ममता दीदी के अगल बगल में पिछले 5 साल हर मंच पे दिखाई दिया और वही व्यक्ति जब ऐसा घटना करते हैं तो ममता दीदी कहते हैं कि ये MIM का क्रियाकलाप है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि चाहे जो भी कर ले, MIM हो या जो भी हो, ये तो जांच के बाद पता चलेगा क्योंकि ये मैटर सब जुड़ाई से। लेकिन ये व्यक्ति ममता दीदी के बहुत घनिष्ठ, हर मंच पे, हर किसी जगह पे इनको ममता दीदी के साथ दिखाई दिया। व्यक्ति तो ममता दीदी का बहुत घनिष्ठ है। बीजेपी का साजिश है ये देखिए, दीदी का दोगला राजनीति का कोई भी कंपेयर नहीं हो सकता है। अगर दोगला राजनीति सीखना है तो ममता दीदी से सीखिए, क्योंकि इससे अच्छा किसी को दोगला राजनीति आता ही नहीं। तो इसके विषय में मैं कहूंगा कि जांच चल रही है और दूध का दूध पानी का पानी बहुत जल्द होने वाला। महाराष्ट्र के नासिक से बड़ी खबर है। राज्य सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कल मुख्यमंत्री भी नासिक में आएंगे और उनका संबोधन होगा। बैठक में पूरे देश से संत और महंत शामिल है और बैठक का मुख्य एजेंडा कुंभ मेले की तैयारी और मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में चर्चा करना है। और गिरीश महाजन ने कहा कि यह पहली बार है जब बैठक की इतनी बड़ी तैयारी हो रही है और मेले की तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने साफ सुथरे, स्वच्छ और सुंदर कुंभ मेले के आयोजन पर जोर दिया और बताया कि इसके लिए तैयारी पूरी तरह से जारी है।
कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसी कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। कल भी उनका संबोधन यहाँ पर होगा तो कुंभ मेले की तैयारी को लेकर ही लगता है बहुत सारी बातें वो भी यहाँ पर बताएंगे। पूरे देश भर से संत महंत यहाँ पर आए हुए हैं। राष्ट्रीय सभी संत जो है हमारे पूरे देश भर से यहाँ पर उनकी 3 दिन की बैठक यहाँ पर होने वाली है। 4, 5, 2 दिन 6 को समारोह है, लेकिन मुझे लगता है देश भर से बहुत सारे साधु संत महंत महामंडलेश्वर शंकराचार्य यहाँ पर पधारे हुए हैं। और विशेष रूप से कुंभ मेले की तैयारी, कुंभ मेले को लेकर जो हमारी अगली तैयारी है उसमें उनका मार्गदर्शन, उनकी सूचना, उनके ऊपर सविस्तर चर्चा इस बैठक में हुए। मुझे लगता है पहली बार ऐसे 12 साल पहले भी कुंभ हुआ था, लेकिन इतनी बड़ी तैयारी इस विशेष रूप से मतलब इतनी बैठक यहाँ पर नहीं हुई थी। इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, हमारे पंतप्रधान है, केंद्र सरकार है, पूरा ध्यान इस कुंभ मेले के ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि इस वक्त भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी। पिछले समय 2.5-3 करोड़ लोग थे, 10 से 12 करोड़ लोग श्रद्धालु जो है, भावुक जो है यहाँ पर आएंगे। इसलिए ये कुंभ स्वच्छ कैसा हो, सुंदर कैसे हो, सुरक्षित कैसा हो, इसके लिए हमारी पूरी तैयारी चल रही है। पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता से एक और बड़ा राजनीतिक बयान सामने आया है। समीक भट्टाचार्य ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। समीक भट्टाचार्य ने कहा है कि मुख्यमंत्री धीरे धीरे अपना रुख बदल रही है और उनके हालिया बयान समाज में तनाव पैदा कर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां बयानबाजी दंगा भड़काने की कोशिश है, जिससे जनता समझ रही है और ठुकरा देगी। उन्होंने यहां भी दावा किया कि राज्य में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही अब स्थिति को समझ चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में अल्पसंख्यक के खिलाफ हिंसा के मामलों का जिक्र करते हुए कहा है कि कई परिवार इन मामलों की सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। और हालांकि इन आरोपों पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर सबकी नज़रें टिकी है। और फिलहाल इस बयान से पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इस बार जो बयान आ रहा है मुख्यमंत्री का, वो कह रही है झाड़ू लेकर रास्ता साफ करने के लिए रेडी रही है। मुख्यमंत्री धीरे धीरे अपना स्टांस बदल रहे हैं। बहुत सारे क्रिकेटर ऐसा होते जो पहले शुरू से ही छक्का मारना शुरू करते, बाद में बीच में थोड़ा धीरे से बैटिंग करता है। तो अभी मुख्यमंत्री ने सोच लिया ये जो पिच पे वो खेलने के लिए उतर गए थे, पिच स्वाभाविक नहीं है, इसमें ज्यादा बाउंस है और ज्यादा टर्न है, इसलिए ममता बनर्जी भी टर्न ले रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही है कि ज्ञानेश कुमार और भाजपा एक है। इसके साथ ही वो कह रही है कि सारा ताकत उनसे ले लिया गया, नियम कानून सब ले लिए गए, और मुर्शिदाबाद हो या मालदा हो, ये जो करवा रहे हैं ये ज्ञानेश कुमार और भाजपा के तरफ से कोशिश किया जा रहा है दंगा करवाने का मुर्शिदाबाद और मालदा में। मुख्यमंत्री लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं उस पर दंगा भड़कने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता मुख्यमंत्री का ये जो साजिश है इसको ठुकरा देंगे। पश्चिम बंगाल की जनता समझ गए हैं, वो बहुसंख्यक भी समझते हैं और अल्पसंख्यक भी समझ लिया। इस तृणमूल का राज में अगर मरना है तो मुसलमान को ही मरना है। और पिछले 3 साल के आंकड़ा आप उठाकर देख लीजिए, ये तृणमूल कांग्रेस का कारण पश्चिम बंगाल में इतना सारे अल्पसंख्यक मारे गए हैं और सारे का सारा परिवार एकजुट होकर बोल रहा है हम लोग सीबीआई का जांच चाहते हैं और सारा निशाना, सारा उंगली तृणमूल का तरफ है। किसी केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की राजनीति पर तीखा हमला बोला है। अपने संबोधन में उन्होंने लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट LDF और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF पर निशाना साधते हुए कहा है कि दोनों दल केरल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन दिल्ली में संसद के भीतर सहयोगी की तरह काम करते हैं। जेपी नड्डा ने दोनों गठबंधनों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा है कि जब भ्रष्टाचार की बात होती है तो दोनों चर्चित केरल सोना तस्करी मामला का जिक्र स्वाभाविक है।
उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में मुख्यमंत्री के करीबी परिवार के सदस्य और कुछ अधिकारी भी शामिल रहे हैं और उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा है कि यदि उन्हें जनादेश मिलता है तो वे इस मामले में जुड़े सभी दोषियों को सजा दिलाने का काम करेंगे। फिलहाल इस बयान के बाद केरल की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं और अब सभी की नज़रें विपक्षी दलों की प्रक्रिया पर टिकी है। As far as LDF is concerned, one thing more I would like to say, that these fellows, LDF and UDF, here they fight with each other, but they sit side by side in Delhi Parliament and they become the alliance partners there. This is the double standard which we have to understand. Number two, I would like to say that both are corrupt, as I said, and both are inefficient. If I talk about corruption, I would like to talk about the gold smuggling case. It is shameful to talk that in gold smuggling case, the heat has reached and it is the Chief Minister's office which is involved. The Chief Minister's associates are involved. The Chief Minister's family members are involved. And the Chief Minister's officers are also involved. I would like to say the time is not far. You give the mandate to Rajshekharan ji and we will bring all these culprits to books. That is what I would like to share with you. फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहिए होम टीवी भारत।